हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेके आए हैं एक और सेशन हमारे एरर से रिलेटेड। काफ़ी टॉपिक्स पे हमने एरर का सेशन किया है। यहाँ भी आप एक नया और सेशन लेके आए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है हमें, यानी क्रिया को सब्जेक्ट जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को लेना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो आज का सेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके नियम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वही मेरी राय रहेगी। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और नोट डाउन ज़रूर कीजिए जो भी कुछ आप नया सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला सवाल है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम टुडे, यानी उन दोनों में से कोई भी आज एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। पार्ट ए, बी, सी और डी कोई दिक्कत नहीं है तो आप डी को चूज़ कीजिए, वरना कोई भी एरर हर बार की तरह पहले आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपके अनुसार इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। अगर कोई गलती नहीं है तो आप ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बड़ा आसान सा सवाल था, आपने भी इसको एनालाइज किया होगा। तो देखते हैं क्या लिखा है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम और टेस्ट वगैरह जो होते हैं इनको लेने के अर्थ में, टेक का मतलब लेना नहीं है, टेक का मतलब होता है हम एग्ज़ाम देते हैं ना, उसके लिए टेक का ही प्रयोग होता है। आपने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, आप ये तो वहाँ टुक आएगा, टुक टेक किस सेंस में आता है, एग्ज़ाम देने के अर्थ में। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, एग्ज़ाम देने के अर्थ में टेक का ही प्रयोग करें। लेकिन यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट जो हमने नीदर का प्रयोग किया है, यानी कोई भी नहीं, तो उसके लिए हमें वर्ब जो चाहिए वो चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ आएगा दोस्तों इज़ आर का प्रयोग नहीं होगा। नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है तो नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब आर नहीं इसका प्रयोग होगा। एकदम सिंपल सा सेंटेंस था, समझ में भी आपको आ ही गया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट आर इंटरेस्टिंग, कि एक ही उसकी मूवीज में से एक ही है जो क्या है, इंटरेस्टिंग। तो सेंटेंस का अब अर्थ समझ के मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एरर है। फिर भी आप अपना समय लीजिए, एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, एरर आपको सामने दिख जाएगा। There is only one of his movies that are interesting. तो उम्मीद करता हूँ आपको एरर मिल गया होगा। एरर है दोस्तों इसमें पार्ट सी में। यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों, एक मूवी की बात हो रही है कि केवल एक ही मूवी है उसकी बहुत सी मूवीज़ में से, जो क्या है तो उस एक मूवीज़ के लिए आर नहीं दोस्तों, क्या आएगा, इज आएगा। वन ऑफ दी या वन ऑफ के बाद जो नाउन लेना है वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन बात इसी की वन की हो रही है तो इसके लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ वन ऑफ के साथ वर्ब आएगी सिंगुलर और जो नाउन इसके बाद आएगी वो होनी चाहिए हमेशा प्लूरल। तो दो नियम एक साथ आपने सीखे हैं, प्लीज़ नोट करते हुए चलिएगा। इसमें पार्ट सी में एरर है, यहाँ हमारे आया था पार्ट बी में एरर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वो क्या कहता है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, कि इन कठिनाइयों के लिए, मुश्किलों के लिए, परेशानियों के लिए मैं हूँ जिसे आप जिम्मेदार ठहराएं। तो अब आप इसमें एरर देखिए क्या होगा, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। देखिए दोस्तों आपको मुझे लगता है पता चल गया होगा, आई के साथ इज आता है क्या, नहीं आता है। आई के साथ क्या आता है दोस्तों, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। सो इट इज आई हु एम टू ब्लेम। तो पार्ट ए में यहाँ एरर होगा हमारा, ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों अगर आई एम साथ में नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हैं, तो क्या होता है कि पढ़ने में बड़ा आसान है, सिंगुलर से चल रहा है, बड़ा ही सीधा सा लगता है, लेकिन नहीं, आई के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वर्ब का यूज़ करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हम यहाँ सवाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा फोकस रहिए। एक तो देखिए आपको अगर टॉपिक का पता चल जाए कि किस से रिलेटेड
एरर हैं तो बहुत आसान हो जाता है एरर फाइंड आउट करना। आपको अगर मिक्स दे कि कौन सा एरर है, किस पार्ट में क्या एरर है, तो मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसी से वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग आपको एरर ढूंढना है, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इन कनाडा माई ब्रदर विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। कनाडा में मेरा भाई अपनी वाइफ के साथ वहाँ प्रेजेंट था फंक्शन में। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपको क्या एरर नज़र आ रही है? क्या ये पूरा सही है? ए, बी, सी या नो एरर? डी के साथ जाएंगे आप। चलिए अब आपका जो भी आंसर आया है उसको मैच कीजिए कि क्या आपने सही किया है या नहीं। देखिए दोस्तों, इन कनाडा माई ब्रदर विद हिज वाइफ, देखो विद से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक तो माई ब्रदर, एक हिज वाइफ, दो सब्जेक्ट हैं। विद, एज वेल एज सुन एज, इन सब से, विद, ऑल टुगेदर विद, इन सब से अगर कोई से ये दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, इनके जो पहले सब्जेक्ट आया है, इनसे जो पहले सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। पहली बात तो दोनों ही सिंगुलर है तो वर्ब को प्लूरल नहीं करना है आपको, सिर्फ इसे देखना, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहाँ प्लूरल होता तो वर्ब ठीक था, लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो क्या आएगा दोस्तों, वॉज आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, वॉज का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। तो यहाँ हम जाएंगे पार्ट सी में। इस क्वेश्चन में एरर रहा हमारा पार्ट सी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, राइज इन प्राइस ऑफ मेटल्स एंड कार्स हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, कि जो कीमत है कार और मेटल की साथ साथ में ही चलती है। यानी अगर मेटल की कीमत बढ़ी तो कार की भी बढ़ेगी। किस तरह से, क्योंकि कार जो है वो किससे बनती है दोस्तों, मेटल से ही बनती है। बाकी भी चीज़ें आती है लेकिन मोस्ट ऑफ उसमें मेटल का प्रयोग होता है। तो ये इस सेंटेंस का भावार्थ था। अब आप इसमें फाइंड आउट कीजिए कि इसमें एरर क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है कि बात किसकी हो रही है और आगे हमें किसके साथ चलना है। अब देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि आप इसको एक बार भूल जाइए कि ये सेंटेंस में फिर पढ़िए। A rise in price have been found to go together। प्राइस की बात हो रही है, सिंगुलर आएगा, हैव नहीं, हैज आएगा। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करें, यहाँ देखिए दोस्तों, मेटल्स और कार्स की बात नहीं हो रही है, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइस की। कि प्राइस जो है वो क्या है, बढ़ी हुई प्राप्त होगी, बढ़ी हुई प्राप्त हुई है, या फिर सॉरी, हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, यानी साथ साथ चलेगी, बढ़ी हुई नहीं, साथ साथ चलेगी। किसके, मेटल और कार की। यहाँ बात किसकी हो रही है दोस्तों, प्राइस की बात हो रही है। तो यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना है। प्राइस सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हैव हटाकर, सॉरी हैज़ हटाकर, हैव हटाकर हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके लिए है, नीदर यू नॉर सी इज हैप्पी। बताइए दोस्तों इसमें क्या एरर है। 6th नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है सवाल। चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा बड़ा ही आसान है। यहाँ नीदर और नोर का नियम लगेगा। इसमें क्या होता है, जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होनी चाहिए। यहाँ हमने विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, उनकी बात की थी, कहाँ गया वो हमारा, ये रहा। तो यहाँ पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, लेकिन नीदर, नोर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों में क्या होता है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेना है। नोर के बाद सी है, सी के लिए इज, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, पार्ट डी के साथ जाएंगे। अगर यहाँ नोर ना होके, नीदर नोर ना होके एज वेल एज या विद आता तो यू के साथ जाते, फिर आ रहा था, तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दोस्तों आप तीनों लिख सकते हैं, नीदर नोर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन तीनों के साथ यही सिचुएशन होती है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये नोट करते हुए जरूर चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम्स, सॉरी रूल्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों,
आपके लिए है राहुल एज वेल एज। देखिए एज वेल एज का प्रयोग हो गया, ध्यान रखिएगा यहाँ। हिज पेरेंट्स हैव गॉन फॉर द पार्टी। अभी नियम बताया है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इस सवाल को गलत करेगा। आपके लिए केवल 5 सेकंड है। चलिए दोस्तों, आपका टाइम हुआ। मुझे लगता है सभी ने इसमें फाइंड आउट कर लिया होगा, या तो आपने पार्ट डी किया होगा जिसने, या फिर पार्ट बी में से किया होगा। मुझे लगता है आप सभी ने पार्ट बी किया होगा, क्योंकि एज वेल एज इनकी बात हुई थी कि जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब, पहले वाला सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर क्या आएगा, हैज़ आएगा। हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी, हमारे राहुल के अकॉर्डिंग होगी। राहुल के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, हैज़ आनी चाहिए, वो हमने लगा दी। अब सेंटेंस क्या हुआ, सही। यहाँ हमें मिला पार्ट बी में एरर। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैव पास्ड द एंट्रेंस टेस्ट, नो एरर। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप सवाल देखिए और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें एरर ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूं। ईच ऑफ द बॉयज हैव पास्ड द एंट्रेंस टेस्ट। अब बताइए दोस्तों, इसमें पार्ट ए बी सी में से कहाँ एरर है? कहीं एरर नहीं है तो हम जाएंगे पार्ट डी के साथ, जहां नो एरर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं। अगर ईच ऑफ द लिखा हुआ है, नियम साथ में देखते जाइए, तो आगे आने वाली नाउन प्लूरल होनी चाहिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ईच यानी प्रत्येक की बात होती है, एक की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। ये गलत हो गया। यहाँ किसका प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। पास दी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पार्ट बी में एरर मिला। अब देखो, एक तो दो तो ये हमने देखा, वन ऑफ के साथ भी नाउन क्या होनी चाहिए, वन ऑफ दी, ईच ऑफ दी, समवन ऑफ दी, नन ऑफ दी, इनके साथ नाउन आपको प्लूरल यूज लेनी है, लेकिन आगे जो वर्ब आए वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, सिंगुलर रहनी चाहिए। यहाँ वर्ब का ही खेल चल रहा है, नाउन तो यहाँ वैसे भी सही देगा अगला। कई बार क्या होगा कि ईच ऑफ द बॉय हैज़ पास द एंट्रेंस टेस्ट, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन वहाँ एरर यहाँ हो जाएगा। अगर इसका एस हटा दें तो भी ये गलत होगा। यहाँ भी अगर इसका एस हटा दें, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज मूवी, तो भी एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आगे अगर इज कर दें ठीक है, लेकिन यहाँ से एस हटा दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बहुत से अच्छे नियम हैं और ये सवाल तो 100% छोटी से छोटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड। इनका तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, ये नियम ज़रूर से नोट कर लें। और एरर का जो सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अब आप कोई गलत कर पाएंगे, क्योंकि किस तरह से अप्रोच करना होता है वो हमने सीखा है, किस तरह से नियम को क्वेश्चन में आपको लगाना है वो हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूं कि एरर के जितने भी हमारे सेशन रहे हैं, चले हैं, और जो आज का सेशन है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। और उम्मीद नहीं, कन्फर्म ही रहेगा, क्योंकि ये हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में और काफ़ी अच्छे नियम हमने पढ़े हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।